शहर, आर्ट्स, कल्चर, जिस भी क्षेत्र में आप जाइएगा, कोलकाता शहर हमेशा इसका केंद्र रहा है। और कोलकाता शहर के प्रति अमित शाह जी का जो वक्तव्य था वो निश्चित रूप से निंदनीय था। मुझे लगता है कि कोलकाता शहर के जो वासी हैं वो उसका बदला आने वाले 29 तारीख को लेंगे। कोलकाता शहर को अपमानित करके आप सोचेंगे कि आप बंगाल जीत सकते हैं, ये आपको एक बहुत बड़ा संदेश कोलकाता शहर देने जा रहा है 29 तारीख को। बंगाल के चुनाव लड़ने की तैयारी बहुत कम थी। लगभग 30% बूथों पे भारतीय जनता पार्टी के बीएलए तक नहीं थे। कई पोलिंग बूथ पे भारतीय जनता पार्टी के एजेंट तक नहीं थे। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि पहले चरण के मतदान में ऐसी सैकड़ों पोलिंग मिलने जा रही है बंगाल में, जहां जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की संख्या है वो भारतीय जनता पार्टी को उस बूथ पे वोट मिलने की संख्या से अधिक होगी। हम लोग जानते हैं कि बंगाल के चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं की है क्योंकि उनके पास प्रत्याशी नहीं है जिनका कुछ व्यक्तिगत स्टैंडिंग हो समाज में। हम लोगों के पास, तृणमूल के पास ममता बनर्जी का नेतृत्व है। बंगाल के लोगों ने बार बार उनके नेतृत्व में भरोसा जताया है और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के हर एक मुख्यमंत्री, सारे केंद्रीय मंत्री, देश के प्रधानमंत्री लगातार यहां पे आके प्रचार कर रहे हैं। ममता बनर्जी की लोकप्रियता को छोड़िए, उनका एक भी प्रचारक हमारे राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी की लोकप्रियता के बराबर तक नहीं पहुंच पा रहा है। ममता बनर्जी तो बहुत दूर की बात है। आने वाले 29 तारीख को बंगाल अपना फाइनल फैसला सुनाने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, और निश्चित रूप से 4 तारीख को जब पश्चिम बंगाल का परिणाम आएगा तो जिस परिवर्तन की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो परिवर्तन का दौर 4 तारीख के बाद शुरू होगा। बंगाल में नहीं, बाकी देश में वो परिवर्तन शुरू होने जा रहा है। अगले साल उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वहां पे परिवर्तन होगा और धीरे धीरे ये मोमेंटम बनते जाएगा। आने वाले 2029 में देश में भी परिवर्तन होगा, ये हम लोगों को पूरा भरोसा और विश्वास है। जी, प्रफुल्ल भाई जुड़ गए हैं और हिजम भाई जुड़ गए हैं। बहुत बहुत दोनों स्वागत है आप दोनों का। जी नमस्कार। प्रफुल्ल भाई, जो बात अभी प्रवक्ता कह रहे थे टीएमसी के, नमस्कार, जो प्रवक्ता कह रहे थे अभी टीएमसी के कि एक बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और विभिन्न देश के लोगों में टीएमसी पार्टी को एक अपना आपके देश के पटल पे लाने की बात हो रही थी। यानी कि बंगाल का चुनाव जो पहले चरण का था जिसमें 93 सीटें 2021 में आई थी, माना जा रहा है 100 या 110 से ऊपर सीटें टीएमसी लेकर आ रही है और बीजेपी का जो आंकड़ा 59 का था वो घट के कोई 30-32 का आ जाएगा, ऐसा टीएमसी के लोगों का कहना है। और जो बड़ी बात अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व की गई, तो ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर बंगाल की बागडोर अभिषेक बनर्जी संभालते हैं तो दिल्ली में फिर ममता बनर्जी ज्यादा सक्रिय होने की भूमिका में रहेंगी, क्योंकि आगामी उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हैं। अखिलेश यादव के हाथ को मजबूत करने के लिए वो ये भी कर सकती हैं। तो अभी तो हम फेज 1 में हैं। फेज 1 का आकलन आपका क्या कहता है और जमीनी स्थिति, वस्तु स्थिति क्या है इस समय? कलकत्ते में आज हुगली में राहुल गांधी की भी रैली थी, क्या समाचार है आपके पास? ये हम लोग समाचार पर तो लगातार बातचीत करते ही रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, राजनीतिक प्रवक्ता जो बोलते हैं तो उनके अपने पॉलिटिकल कंपल्सन होते हैं, तो उस हिसाब से बोलते हैं। अब जाहिर है कि वो बोलेंगे, अपने पक्ष में ही बोलेंगे, लेकिन स्थिति तो लगभग ऐसे ही है जैसा उन्होंने कहा कि ये सत्ता परिवर्तन तो यहाँ नहीं होने जा रहा है। सत्ता परिवर्तन से आशय अगर ये है कि तृणमूल जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है, ऐसा नहीं है। फर्स्ट फेज में भी जो इनका जो चुनाव हो चुके हैं, पिछली बार इनको 59 सीट उसी चुनाव से हासिल हुई थी और लगभग उनके जो 77 सीट है उसमें से 59 सीट अगर वहीं से शामिल हो गया तो बाकी इधर जो बचा सो आप जान ही सकते हैं वो सीट उतना सा होने की। अभी जो चुनाव है उस क्षेत्र में उनका बहुत नहीं है, लेकिन इस क्षेत्र में भी जहां उनको मेजर स्टेक मिलना चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को, वो नहीं मिला, ऐसा लगता है रुझान से। इसलिए प्रवक्ता की बात पे इतनी तो सच्चाई है कि उनको मतदान जितने कार्यकर्ता भी नहीं मिले। उसका कारण ये था
यहाँ जो इतने सारे सुरक्षा बल आए हुए थे उनका कारण ये था, उनको भरोसा दिलाना था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि उनके साथ कुछ नहीं होना है। और यह भी कहा गया कि चुनाव के बाद भी फोर्सेस यहाँ पर रहेगी, फोर्स अगर रहेंगे, उनके लोग रहेंगे, तो यानी कि कानून और व्यवस्था देखने के लिए रहेंगे। एक बार यह भी कहा गया था बड़ी संख्या में कंपनियां यहाँ रहेंगी। लेकिन कार्यकर्ताओं को लगता है भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि बड़ी चुनाव हो जाने के बाद फिर कार्यकर्ताओं को तो राजनीतिक दल वैसे भी नहीं पूछते हैं, तो इसलिए उनके कार्यकर्ता वहां से निकले नहीं। और जो सुरक्षा कर्मियों की उपस्थिति से उनको अपने भविष्य की सुरक्षा का आश्वासन शायद नहीं मिल सका। अब चूंकि वो नहीं निकले, इसलिए तृणमूल के तरफ से भी जो तैयारी होगी, उनके प्रतिरोध की तैयारी, तो उधर से भी लोग नहीं निकले, इसलिए हिंसा का अनुपात बहुत कम हुआ, हिंसा नहीं हुई। क्योंकि जब लोग निकलेंगे नहीं, विरोध करने वाले अगर नहीं निकलेंगे या प्रतिरोध की स्थिति नहीं बनेगी, तो हिंसा कम होनी ही है। तो भारी सुरक्षा दल की उपस्थिति से हुआ। हम लोग देहात में कहते हैं, देखिए क्या होता है कि हल जो है सो बैल घींचता है। क्यों हिरम भाई? हल बैल घींचता है, उसके कांधे पर जुआ लाद दिया, सब कुछ डाल दिया, लेकिन हल का मूठ पकड़ने के लिए तो हलवाहा चाहिए, किसान चाहिए। बैल अपने आप हल नहीं खींचता है। तो जो हमारे जो फोर्सेस थे वो तो इस तरह से थे कि जो शक्ति वहां पर उपस्थित हो गई सुरक्षा की, लेकिन राजनीतिक हल तो उनके कार्यकर्ताओं को चलाना था, लेकिन वे हिम्मत शायद नहीं जुटा पाए। और जिस तरह की भाषा का ये इस्तेमाल कर रहे थे कि उल्टा लटका के सीधा करेंगे, तो उल्टा लटका के सीधा करने की क्या स्थिति होती है यहाँ के उन तत्वों को मालूम है जो राजनीतिक फील्ड में काम करते हैं और जो राजनीतिक संसाधन बन जाते हैं। पॉलिटिकल रिसोर्सेस, एक जनता का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर पॉलिटिकल रिसोर्सेस के रूप में भी काम करती है। तो इसलिए उनके इन बयानों का अर्थ था, उन्होंने सोचा कि अगर यह नहीं होगा, पिछले बार भी कहा था अगर यह नहीं होगा तो ये उल्टा लटकाने का मंत्र ये दे के जा रहे हैं, तो फिर पता नहीं क्या होगा। चुनाव के कुछ दिन बाद तक तो इतनी अफरा तफरी मची रहती है, मत पूछिए। पिछली बार आपने देखा होगा, लोग ग्रुप बना करके और सिर मुड़ा करके, गंगा नहा करके, कलश ले करके दल में जिनकी वापसी हुई थी, तो वो तमाम दृश्य लोगों के दिमाग में होगा। इसीलिए इतना नहीं हुआ। अभी इनका जो 59 सीट जहां पर इनका उत्तर बंगाल में जो कब्जा था, इनका एक जो 16 जिला के 152 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, तो उसमें पिछली बार इनको 59 सीट हासिल हुआ था। इस बार लगता है कि ऐसा नहीं होगा, कुछ सीटें इनको मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि दार्जिलिंग जो पहाड़ी इलाका है, चाय बागान का इलाका है, वो सब, हाँ कामतापुर में, ये कूच बिहार में इनको सीटें मिलेंगी कुछ, लेकिन जहां जहां सीटें भारी पूरी की पूरी ले ली इन्होंने, 5-6 सब, तो वो नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ से जो 59 सीटें मिली थी, तो पिछले चुनाव में ये 30-35 सीट से अधिक 23 तारीख के चुनाव में इनको हासिल नहीं हुआ है। और अगर 29 तारीख के चुनाव को देखा जाए, आकलन संक्षेप में देखा जाए, तो 29 तारीख के में भी इनको 10-12 से अधिक सीट नहीं मिलने वाली है भारतीय जनता पार्टी को। इस तरीके की जब चीजें होती हैं, भारत के ऊपर दाग पड़ता है। फिर अमित शाह साहब की तो लोकल पॉलिटिक्स है, वो तो अपोजिशन पार्टीज, अपोजिशन रूल स्टेट्स को हमेशा सिटी ऑफ स्लम और ये वो सब कहते रहते हैं। इससे क्या वोटर इनको वोट दे देगा? क्या नरेशन जो मोदी और अमित शाह साहब चला रहे हैं, हम दो हमारे दो का जो खेल 12 साल से लोग देख रहे हैं, क्या बंगाल की जनता किस बिना पर इनको वोट दे? मतलब कि विमेन आरक्षण ले आएंगे इसलिए इनको वोट दे, या लक्ष्मी भंडार योजना जो टीएमसी ने लॉन्च की है, उन्होंने कहा है कि हम 2000 रुपए देंगे। उससे पहले भी हरियाणा में और दूसरी स्टेट्स में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में इन्होंने स्कीम लॉन्च की। उन्होंने कहा ये स्कीम्स का कोई मतलब नहीं है। अमित शाह ने खुद ही कह दिया इन स्कीम्स का कोई लेना देना मतलब नहीं। तो जब ना औरतों का सम्मान है, ना SC ST OBC का सम्मान है, ना सोशल जस्टिस पे बात कर पाते हैं, ना इनकी विदेश पॉलिसी है, तो वेस्ट बंगाल इनको वोट क्यों दे? मनीष शर्मा जी। नहीं, इसको कई तरह से देखिए। तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रम्प साहब ने जो बयान दिया है, और उसको एक तरह से मोदी जी अंदर खुद ही एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। उस पर केवल चुप रह करके नहीं, बल्कि कलकत्ता को स्लम सिटी बता करके उस तरह का एक कल्चरल जो एक कह लीजिए
नवजागरण का, कल्चरल हाइप का एक वो उस तरह का वो सेंटर है। उसके बारे में उसकी जो छवि है कलकत्ता की, केवल बंगाल में नहीं पूरे भारत में कलकत्ता की एक दूसरे तरह की छवि है। एक कह लीजिए वो केवल शहर शहर कितना सुंदर है इस लिहाज से नहीं जाना जाता है। उसकी बौद्धिकता, प्रगतिशीलता, कल्चरल उसका जो पूरा रवैया है, साहित्य और संगीत का और तमाम चीजों का उसका एक लंबा इतिहास है। और वो बहुत ही कह लीजिए कि पेशेंस वाला सिटी के बतौर भी उसको देखा जाता है। उस तरह का आप बल्कि वहाँ कोई अगर जैसे योगी बोल गए जा करके इस तरह की जो भाषा है जाकर के उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का जो बयान था उसको मान लीजिए उन्होंने विवेकानंद का बयान बता दिया। जी जी। हाँ, तो इसका इन सब चीजों का वहाँ बहुत गहरा असर पड़ता है। मैंने बौद्धिकी को लेकर के बहुत गहरा असर पड़ता है। आपके ही चैनल पे एक साथी कह रहे थे कि बिहार में वो भाजपा के समर्थक थे और वो जा रहे थे कलकत्ता भाजपा को वोट करने, लेकिन जो ही सम्राट चौधरी वहां मुख्यमंत्री बना दिए गए तो वो डर गए एकदम से। क्या बंगाल में भी ऐसा ही मुख्यमंत्री आएगा, इसी तरह का मुख्यमंत्री आएगा जिसकी जो अपराधी छवि का है, जो बिल्कुल उसको बिल्कुल न्यूनतम भी कह लीजिए कि मोहल्ला छाप इस तरह का आदमी है, जो जिसकी भाषा, बोली, बातचीत का अंदाज, उसकी सोच, तो वो वहां जाकर के कह रहे वहां चले गए, ममता बनर्जी को वोट करने चले गए। तो ये असल में देखिए जब कोई खराब दौर आता है आपका तो आप बहुत सारा अलबल बोलने लगते हैं। फ्रस्ट्रेशन में आप बहुत सारी गलतियां करते हैं, बहुत सारा आप जो है उसमें बोल जाते हैं। अब जैसे एक बयान अभी अमित शाह का है कि 5 मई के बाद लड़कियां वहां निकल सकती हैं बाहर, रात को 1 बजे रात को भी बाहर निकल सकती हैं। अब ये बात वहां तो उल्टी पड़ेगी, वहां तो और ज्यादा उल्टा पड़ेगा, क्योंकि भारत में जहां भी बीजेपी की सरकार है वहां महिलाओं के लिए तो बहुत दुर्गति है उसकी। और संघ के विचार को भी बंगाल जानता है अच्छी तरह, महिलाओं को वो घर के अंदर रखना चाहते हैं, वो बाहरी दुनिया में नहीं रखना चाहते हैं, वो तो उनको गृहिणी के बतौर ही देखते हैं। तो ये विचार तो कुछ होगा नहीं। अभी अमित शाह ने फिर एक बयान दिया कि बाबरी मस्जिद, भाजपा का जब तक एक भी कार्यकर्ता जिंदा रहेगा वहां बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। अब वहां बाबरी मस्जिद कौन बनवा रहा था, वो हुमायूं कबीर का जो लीक हुआ है जो बयान, उससे यह भी एक पता चल गया कि वहां एक सचेत ढंग से हुमायूं कबीर को भाजपा ही खड़ा कर रही थी। तो बीजेपी वहां नैरेटिव विहीन हो गई है असल में, और इसीलिए बेसिकली उसका कोई नैरेटिव, उसका राष्ट्रवाद वाला नैरेटिव, उसका हिंदुत्व वाला नैरेटिव, उसका जो मोदी ब्रांड वाला नैरेटिव है, उसका जो विकास वाला नैरेटिव है, उसका जो सामाजिक न्याय वाला जो नैरेटिव है, तो वो तो उसका एक तरह से कह लीजिए कि उसको पहले ही उसने खो दिया है। बंगाल चुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब बीजेपी के जितने सेंटर नैरेटिव हैं वो बहुत डैमेज हो चुके हैं, दुनिया वैश्विक राजनीति के चलते भी और अंदरूनी राजनीति के चलते भी। मैंने उसको उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव से देखिए और उसके बाद उसको ट्रंप से देखिए, तो और मोदी ब्रांड को अगर आप देखिए तो मोदी ही हर जगह जीतते थे। ये 77 सीटों में मोदी का के चढ़ान का भी उसमें योगदान है। जो 77 सीट आप देख रहे हैं वहां पे जितना है भी, उसमें भी मोदी ब्रांड का एक रोल है, उसके राष्ट्रीय नैरेटिव का भी एक रोल है। तो वो नैरेटिव रहा नहीं, तो वो उसको 77 भी कैसे बचाएंगे ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। या जो उन्होंने कुछ वहां जो कुछ था उसको खोया ही है, यानी बंगाली समाज को टारगेट किया, यह भी एक उसका एक फेल्योर कह लीजिए, फ्रस्ट्रेशन है कि जो प्रफुल्ल सर कल बोल रहे थे, कल या परसों हम लोग बातचीत कर रहे थे, कि बांग्ला भाषा को भी टारगेट कर दिया उन्होंने बांग्लादेशियों के नाम पे, और एसआईआर के नाम पे उन्होंने जो है पूरे बंगाल को ही टारगेट कर दिया। असल में वो हिंदी क्षेत्र के अलावे कहीं कुछ उनके पास बंगाली समाज के और संस्कृति के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं वो। और बांग्ला जो महिलाओं को लेकर के हिंदी बेल्ट में हम लोग बीएचयू में थे उस दौर में, और तमाम कैंपसों में बांग्ला लड़कियों को, जो उनकी प्रगतिशीलता को और उनकी जो सहजता को, उनके जो है तमाम तरह की उनकी जो आगे बढ़ी हुई चीजें हैं, उसको आमतौर पर इस इलाके में बहुत नकारात्मक ढंग से उसको बोला जाता था। मैं उस शब्द नाम नहीं ले सकता हूँ, जिस ढंग का उनके बारे में बयानबाजी होती थी। तो महिलाओं के लिए, बंगाली महिलाओं को लेकर के उत्तर भारत में तो बहुत ही मैंने घृणास्पद किस्म की राजनीति है, समझ है।
उसी राजनीति, उसी समझ का बीजेपी नेतृत्व करती है। अब कोई कहे कि महिलाओं को 5 मई के बाद मुक्ति मिल जाएगी, अभी क्या हुआ कि ये एक नैरेटिव का एक और हार देखिए कि वो अंततः यूपी बिहार या इधर से गए हुए लोगों को संबोधित करने के लिए कोलकाता में गंगा घाट पे चले गए। उससे मैसेज ये चला, उस पे उसकी बहुत तीखी है, वहां आलोचना हो गया और अमित शाह उसकी सफाई दे रहे हैं। गंगा घाट को लोगों ने गंगा की तरह नहीं देखा, वो हिंदी बेल्ट की तरह देखा, या मतलब उनको हिंदी, जो इस इलाके का, जो उधर इस इलाके में लोग हैं, उनके ऊपर वहां वो भी उनसे छूट रहा है, वो भी उनसे बिखर रहा है। जो यहां से भी वहां गया है उसका भी एक तरह से कह लीजिए कि उसके कल्चर में भी परिवर्तन आया है। जो हिंदी बेल्ट से भी जो लोग बंगाल में गए हैं, हिंदू गए हैं, जो उनके कल्चर में भी परिवर्तन आया है। यानी कि इस चुनाव में वो हिस्सा भी बीजेपी से को लेकर के नकारात्मकता में है। आप मतुआ समुदाय को अगर देखिए, पिछली बार वो अपनी सुरक्षा को बीजेपी से जोड़ के देख रहा था, अभी अपनी असुरक्षा को बीजेपी से जोड़ के देख रहा है। मैंने वो नागरिक रह पाएगा कि नहीं, उसके ऊपर ये बड़ा खतरा है। वास्तविकता हो चाहे ना हो, ये नैरेटिव तो वहां चला गया एसआईआर के जरिए। तो मेरा ये कहना है कि ये कोई मतलब दुनिया का 8वां आश्चर्य होगा अजीत जी, अगर बीजेपी वहां वास्तव में स्थापित हो गई तो। इसमें राजनीति का पहलू बिल्कुल जीरो होगा। अगर बीजेपी लौटती है तो मशीनरी का पहलू उसमें प्रधान हो जाएगा एकदम। इसमें मैंने कुछ तो दिखना चाहिए भाई। जितने एग्जिट पोल भी हैं अभी उसके बाद के जो पोल हैं, जो कोशिश बताए जा रहे हैं, जो ज्यादातर बीजेपी के करीब पोल हैं, वो सब तो वहां ममता को अभी ताकतवर दिखा रहे हैं। मतलब इतने उनके ऊपर दबाव होगा बीजेपी को आगे दिखाने का। उसमें से एक भी चैनल ने किसी भी इस तरह के उसने जो है बीजेपी को बढ़त नहीं दिखाई है, ममता को ही बढ़त दिखाई है। उसके बावजूद भी बहुत सारे पोल आए हैं, सर्वे आए, पोल क्या उसको सर्वे कह लीजिए, चुनाव के बाद के सर्वे, उसमें भी अभी तमाम बीजेपी के दबाव के बावजूद वो ममता को बढ़त दिखा रहे हैं। तो राजनीतिक रूप से तो और नैरेटिव के स्तर पे और वहां सामाजिक समूहों से रिश्ते के स्तर पे भाजपा बताए ना वहां कौन ऐसा सामाजिक समूह है जिसको कह सके कि ये है मेरा और उसके बाद मुझको प्लस करना है। एक सामाजिक समूह वहां उनके साथ नहीं। और चूंकि उन्होंने एक कोशिश की है जिसको हम लोगों को जरूर ध्यान देना चाहिए, जैसे उन्होंने हरियाणा में किया है, महाराष्ट्र में किया है, उन्होंने यहां भी एक कोशिश की है कि जो डोमिनेंट क्लास है वहां पे उस राज्य का, जैसे जो भद्रलोक है और पिछड़ा अति पिछड़ा आदिवासी के बीच में एक दूरी है, वो कोशिश एक है बीजेपी का कि वहां भी जैसे हरियाणा में पिछड़े समाज के नेता बन गए, सामाजिक न्याय की चैंपियन वहां बीजेपी बन गई कांग्रेस की गलती के चलते। वहां उन्होंने कास्ट सेंसस को वहां के अपने नेता के दबाव में, हुड्डा के दबाव में उन्होंने कास्ट सेंसस को वहां खारिज कर दिया, नाम ही नहीं लिया वहां। महाराष्ट्र में भी आप जो डोमिनेंट हिस्सा है जो मराठा, उसके बरक्स वहां पे उन्होंने ओबीसी को भी खड़ा किया। मैंने इसमें एक राजनीति दिखती है, मतलब केवल मशीन नहीं दिखती, मशीनरी नहीं दिखती। बंगाल में भी वो एक कोशिश कर रहे हैं। यादव अम्ब्रेला का 10-12 जातियां हैं वहां पे, शुभेंदु सेन उसी से वहां से ही आते हैं, अति पिछड़ी बहुत सारी वहां पे समाज है। वहां एक कह लीजिए कि वहां एक दरार है बंगाली जो भद्रलोक से और उसके बीच का दरार है, लेकिन वहां बंगाली अस्मिता वहां भी है, ये भी समझना चाहिए। बंगाली भद्रलोक से उसका दरार है, लेकिन जो बंगाली अस्मिता है उसका गहरा असर उनके ऊपर है। और बीजेपी ने बंगाली अस्मिता को ही टारगेट किया है इस पूरे चुनाव में। तो वहां वो कितना वो बना पाएंगे, भद्रलोक बनाम पिछड़ा, भद्रलोक बनाम अति पिछड़ा, भद्रलोक बनाम दलित आदिवासी, कितना बना पाएंगे? वो संभावना भी बंगाली अस्मिता पे, बंगाल पे हमला करके जो उनका तरीका है काम करने का, वो तरीका। अच्छा, एक और बात समझिए कि तमाम राज्यों में बीजेपी अपने आप को बदल लेती है, मतलब ये बात सही है, लेकिन बंगाल में नहीं बदल पाई। बंगाल में उसका हिंदी पना बहुत प्रभावी रहा। उसका उत्तर भारत पना जो है, उत्तर भारत की जो लैंग्वेज है, उत्तर भारत की जो भाषा है, उत्तर भारत का जो काम बात करने का यहाँ के राजनेताओं का तरीका है, बीजेपी उसकी चैंपियन पार्टी, वो बंगाल में उसी भाषा में बात करती रही जैसे उत्तर प्रदेश में कर रही। अब तो उत्तर प्रदेश में भी वो भाषा लोग नहीं सुन रहे हैं ना। 2024 के बाद अब तो उत्तर प्रदेश में भी उस भाषा को उत्तर प्रदेश की जनता भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और वही भाषा, वही तरीका आप बंगाल में भी जाके आजमा रहे हैं।
तो मेरा ये कहना है कि कहीं से कुछ लगता नहीं है, एकदम से कुछ भी लगता नहीं है, लेकिन चूंकि इस दौर में उसके बावजूद भी कोई भी जो भी विश्लेषण कर रहा है वो हिम्मत के साथ कह नहीं पा रहा है कि उसके बाद भी नहीं आएगी बीजेपी। जो जो दौर है इस समय अदालतों का, चुनाव आयोग का, ईडी का, सीबीआई का, तमाम स्वायत्त संस्थाओं का, केंद्रीय बलों का, अभूतपूर्व ढंग से केंद्रीय बलों को वहां उतारा गया है, इन सब चीजों को देख करके साफ साफ दिखने वाली ममता की जीत को भी लोग शंका भरी नजरों से देखने लगते हैं। और ये एक सच्चाई है, इस सच्चाई से तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा मानना है कि कहीं भी आप केवल मशीनरी के बल पे, केंद्रीय बलों के बल पे, अदालतों के बल पे केवल आप नहीं जीत सकते हैं। राजनीति भी आपके पास होनी चाहिए, नैरेटिव भी आपके पास होना चाहिए। वो मिल जाता है तब आपके लिए आप लेवल प्लेइंग फील्ड बदल जाता है, वो मिल जाता है आपका। वो स्थिति एक बड़ा वैक्यूम दिख रहा है उनके पॉलिटिक्स में, उसके नैरेटिव में। तो केवल मशीनरी और केवल केंद्रीय बलों के बल पे वो जीतेंगे तो यह भी एक नया रिकॉर्ड बनेगा। वहां कई रिकॉर्ड टूटे हैं बंगाल में इस बार। 90% हिंदुस्तान के इतिहास में कभी वोटिंग ही नहीं हुई है। 2 लाख केंद्रीय बल किसी विधानसभा चुनाव में उतारे ही नहीं गए। बिना एसआईआर पूरे हुए कहीं चुनाव हुआ ही नहीं। एसआईआर गलत या सही है छोड़ दीजिए। 35 लाख 30 लाख लोगों को अदालत के आदेश के बावजूद ट्रिब्यूनल सुना ही नहीं है, ट्रिब्यूनल बंद रहे हैं। ये सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। अगर बंगाल में बीजेपी उसके बावजूद जीत जाती है तो यह भी एक रिकॉर्ड हो जाएगा कि बीजेपी को अब पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है, उसको अब नैरेटिव बनाने की जरूरत नहीं है, उसको केवल अब राज मशीनरी की जरूरत है, उसके बल पे वो जीत सकते हैं। तो ये भी एक रिकॉर्ड बन जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। जी, आज वेस्ट बंगाल में राहुल गांधी हुगली में अपना एक भाषण दे रहे थे। मैं उसका क्लिप दिखा के फिर आपसे एक सवाल लेता हूं। और एक मगर डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका का राष्ट्रपति, वो नरेंद्र मोदी को पूरी तरह कंट्रोल करता है। पता नहीं आपने देखा या नहीं, लोकसभा में डिबेट हुई, मैंने नरेंद्र मोदी के बारे में 2-3 चीजें कही और नरेंद्र मोदी डर के लोकसभा से भाग गया। उसने यूएस इंडिया डील की। यूएस इंडिया डील में उसने हमारे कृषि का सेक्टर बेच दिया, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री बेच दी, एनर्जी सिक्योरिटी बेच दी और देश का पूरा डेटा उसने अमेरिका के हवाले कर दिया। कोई भी प्रधानमंत्री बिना दबाव के ऐसा काम नहीं कर सकता है, के लिए करता है। और अदानी कंपनी का पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को पकड़ रखा है और जो भी डोनाल्ड ट्रंप चाहता है वो नरेंद्र मोदी करता है। अगर नरेंद्र मोदी कहता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप कहता है नरेंद्र मोदी जंप मारो, झटके से नरेंद्र मोदी जंप मारता है। अगर नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप कहता है जाओ इजराइल जाओ, 2 मिनट के अंदर नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंच जाता है। तो सबसे कहते हैं कि ये देशभक्त हैं, मगर इनका पहला काम देश को बेचने का है। सही बात, ये बंगाल का हर व्यक्ति जानता है। और पिछले 10-12 साल इनकी सरकार ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। जो भी ये करते हैं अरबपतियों के लिए करते हैं, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए करते हैं। जी सुजाता जी, कृषि संकट की बात उन्होंने की और देश की व्यवस्था को एक तरीके से इजराइल और अमेरिका के हाथों सौंप दिया, हमारी फॉरेन पॉलिसी को उनके हाथों सौंप दिया और जो वो कहते हैं वो ये करते हैं, ऐसा राहुल गांधी का इल्जाम है।
एक तो उस पर, और दूसरी बात बीजेपी बंगाल के वोटों को खरीदने के लिए इतनी डेस्परेट हो गई है कि बाजार में 21 लाख रुपए लेकर उनके इलेक्शन एजेंट पकड़े जा रहे हैं। और कहते हैं कि वहां पे एक एमएलए भी थे जो हेमंता बिस्वा शर्मा के असम से आए थे साथ में, उससे पहले भी कल रात को भी एक गाड़ी में 2 लाख रुपए ड्राइवर के थ्रू पकड़े गए हैं। तो पैसे का बांटना और ये सब जो इलेक्शन मैनेजमेंट, ईसीआई का रोल और सीआरपीएफ सीएपीएफ का रोल, क्या भारतीय जनता पार्टी को इस इलेक्शन में जिता पाएगा या कुछ पिछले इलेक्शन के मुकाबले इस बार ज्यादा सीटें दिला पाएगा? दोनों बातों पर। जी नमस्कार एजी सिंह जी, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों। देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि उम्मीद पर नहीं, कार्य करके जमीन पर वो दिखाया जाएगा, तब फर्क पता चलेगा। और आज जो मोदी जी के बारे में बात करी जा रही है, जो राहुल गांधी जी ने कही है, इसमें तो कहीं किसी को कोई संशय नहीं है। मैं बंगाल में इतने सारे लोगों से बात कर रही हूँ, इस वक्त फोन पे बात कर रही हूँ, अलग अलग इलाकों में जो लोग हैं उनसे बात कर रही हूँ, जहां पे इलेक्शन अभी भी मतलब जहां हो चुके हैं वहां पे भी मैं अभी भी लोगों से बात कर रही हूँ। उससे एक फील मिलती है, जैसे शिवरी है, आसनसोल है, वहां से बीरभूम की बात कर रही हूँ मैं, और बर्तमान। तो अगर इंफॉर्मेशन हमारी तरफ आती है तो उससे बहुत कुछ हम समझ पाते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि पहले चरण में उनको उनके साथ क्या हुआ। आपने वो जो तस्वीरें देखी है, ये उसका रिएक्शन भी है जो वो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग समझ नहीं रहे हैं। और जो बंगाल का भद्रलोक है, वो जो है वो इनकी बातों में नहीं आ रहा है, ये पक्की बात है। हाँ, यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि दो किस्म के लोग हैं, कौन कम कौन ज्यादा, वो बहुत आसान है समझना, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी डेफिनेटली रहती है। भले ही आप लोग उसे प्रो इनकम्बेंसी कहो, रिजल्ट बताएगा कि कितनी प्रो इनकम्बेंसी रही या कितनी एंटी इनकम्बेंसी। हमारा जो थर्ड प्लेयर है, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रही हूँ, इसलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि एंटी इनकम्बेंसी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कल भी कहीं पे मैं एक रोड कॉर्नर, वो स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग पे थी, और वहां पे भी जो आरजी कौर में हुआ, संदेश खाली में हुआ, ये सारी बातें लोगों को बहुत तकलीफ दे रही है कि महिला सुरक्षा के ऊपर आज सवाल उठ रहे हैं, वो भी बंगाल में, जहां अब रात के 2 बजे भी अगर कोई लड़की बाहर निकल जाए तो कोई डेंजर नहीं होता था, और आज वो बात हो रही है। तो इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए, और बीजेपी के पास पूरा सिस्टम है इसको भुनाने का। आप देख लीजिए कि कितने लोगों ने चर्चा करी इस बात पर कि विवेकानंद जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जबकि बोला सुभाष चंद्र बोस जी ने, और ये योगी आदित्यनाथ बोल के गए। कितने लोगों ने इस बात पे चर्चा की कि कितने सवाल उठ रहे हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर कि वो हुगली में मतलब नौका राइड कर रहे हैं। ये सारी बातें बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी या उनके हाथ में जो कुछ भी है वो पूरे जोरों से लड़ रही है। लेकिन इस बार जो मुझे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है ममता बनर्जी की तरफ से, वो है कि जैसे पिछली बार उन पैर में चोट लग गई तो वो हर जगह अपने व्हील चेयर में दिख रही थी, बॉल फेंक रही थी, खेला हो बे, ये सारी बातें बोल रही थी। इस बारी बहुत क्वाइट है, क्योंकि आईपैक के ऊपर रेड पड़ने के बाद और उनके जो दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, वहां क्या चल रहा है ये अभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि सड़कों पे इतनी पुलिस दिखाई देती है, ट्रक भर भर के पुलिस हर जगह दिखाई दे रही है, सीआरपीएफ सीएपीएफ जो है वो आपको सब जगह दिखाई देगी। तो ये एक बड़ा अजीब सा माहौल सा हो रखा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता एमएलए, और असम से मैंने आपको बताया था कि भूपेन बोरा तो उसी दिन यहाँ पहुंचे भी थे जिस दिन मैं यहाँ पहुंची, और बिल्कुल आम जन की तरह अगर वो लोग आए हैं, भले ही उसमें मैंने आपको उस दिन दूसरा एंगल बताया था कि कोई ऐसा नहीं था कि उनको कोई रिसीव करने आया कुछ। अगर वो असम कांग्रेस की तरफ से आते होंगे तब उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन इन्होंने अपने तमाम नेता यहाँ पे भेजे हैं, और निश्चित तौर पर जो इन्होंने पोलराइजेशन करने की कोशिश करी है वो काम नहीं कर रही है। लेकिन उस पोलराइजेशन का एक दूसरा पहलू ये है कि अगर किसी भी हद तक वो काम किया होगा तो वो ममता बनर्जी की वजह से किया होगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश करी थी, ऐसे डिफेंड कर रही थी वो, मतलब अपने आप को, अपने स्टैंड को, ऐसा लग रहा था जैसे वो एक पक्ष के साथ खड़े होकर दूसरे के साथ नहीं है। जबकि कांग्रेस पार्टी भले ही आज बाहर,
मैं एक बात बिल्कुल साफ कर दूं कि आज आप अगर ये सोचिए कि आज 55 कैंडिडेट्स हमारे बैठे हुए थे राहुल जी की जो शहीद मीनार पे मीटिंग हुई, 55 कैंडिडेट्स, कैन यू इवन इमेजिन 294 सीट्स में से 55 कैंडिडेट्स। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जो अलग अलग एरिया से आए थे, और ये मैं उनकी मेन बात कर रही हूँ। जो कोलकाता के थे वो अलग थे। तो जिस तरह का माहौल था और तैयारियां हो रही थी और लोग जो है, लोगों की भीड़ चलती आ रही थी, कुर्सियां कम पड़ गई थी और लोग ज्यादा थे, ये भी दिखाई दे रहा था। और आज वहां पर मैंने कई जो बड़े नेता है हमारे बाहर से भी आए हुए, उनको भी देखा। आपने श्री रामपुर में एक मीटिंग हुई, इस वक्त वो मेटिया ब्रूस की तरफ चले गए हैं, वहां पे हो सकता है अभी मीटिंग स्टार्ट भी हो गई होगी। तो ये दिखा रहा है कि थर्ड ऑप्शन जो है वो भले ही आप लोगों को एक कमजोर दिखता होगा इस वक्त, लेकिन उसे कमजोर आंकिए मत, और बाद में आप लोग भले ही उसका आकलन कैसे करना चाहते हैं वो कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सब इस वक्त एक तरफा होकर ममता बनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन ये मत भूलिए कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसा प्लेयर है जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है। 294 सीट्स में अगर आज लड़ाई लड़ी जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो इसका मतलब है कि राहुल गांधी ने जो हिम्मत और हौसला दिया है ना हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे कैंडिडेट्स को, उस कारण से वो इतनी ऊर्जा से भरे हुए हैं। वरना आप मुझे बताइए कि जब उनका इलेक्शन खत्म हो गया, आप जानते हैं किस तरह से बिहेवियर होता है, इलेक्शन खत्म हो जाता है, कैंडिडेट्स अपने अपने घर में रहते हैं, कोई नहीं आता किसी की मीटिंग में। मगर यहाँ 55, कौन सा राहुल जी उनसे 1 to 1 मिलने जा रहे थे, वो अलग स्टेज पे बैठे हुए थे, लेकिन वो वहां मौजूद थे। इस बात को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हाँ, भले ही मीडिया में नहीं दिखाएगी ये बातें, मैं वहां पे क्योंकि थी इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। और ममता बनर्जी लड़ाई पूरी लड़ रही होंगी, क्योंकि बहुत ही चुप होके लड़ रही हैं, ये भी बात साफ है और ये दिखाई दे रहा है। राहुल जी ने एक बात कही थी कि राहुल जी के ऊपर तो 35 से ज्यादा मुकदमे करे हैं नरेंद्र मोदी ने। टारगेट अगर कोई करता है किसी नेता को तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी का घर लिया गया, राहुल गांधी की सदस्यता छीनी गई। केवल एक ही नेता है जो राहुल गांधी है, जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा हो सकता है। इसलिए बंगाल के चुनाव में बड़े दुख की बात है कि मीडिया जो है जिस तरह का एक नैरेटिव फैला रही है भाजपा के लिए, और जो यहाँ की मीडिया है वो एक बैलेंस दिखा रही है भाजपा और टीएमसी के बीच में। लेकिन वो भी देख रहे हैं कि कांग्रेस का, वो मुझे खुद बोल रहे हैं इस बात को, कांग्रेस का परसेंटेज तो बढ़ेगा যদি আপনি কিছু সিট পেয়ে যাবেন তো খুব ভালো হবে।